नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, जिसकी लगातार डराने वाली रफ्तार सामने आ रही है। हालात इस कदर खराब हैं कि नए मामलों का आंकड़ा 13,000 को भी पार कर चुका है, जिसकी वजह से सरकार के तमाम इंतजामों के बावजूद सुविधाएं कम पड़ रही हैं। ऑक्सीजन हो, इंजेक्शन हो या फिर दवाइयां, इन सब को लेकर जनता के मन में कई सवाल हैं। कोरोना की रफ्तार को देख लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कोरोना के खिलाफ चल रही जंग का अंजाम क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ खुद प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, प्रदेश में 24 घंटे में 13,601 नए केस सामने आए हैं और 92 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में 1,926 संक्रमित मिले हैं, भोपाल में 1,802, ग्वालियर में 1,220 और जबलपुर में 820 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 91,548 हो गया है। वहीं प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के करीब जा पहुंचा है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़े देखें तो हर दिन औसत 12,000 संक्रमित मिल रहे हैं। इसी दौरान कोरोना से 497 लोगों की मौत हुई है। वहीं भोपाल में 3 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है, जिसकी जानकारी जिला कलेक्टर ने दी। और लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते एमपी के कई और जिलों में भी लॉकडाउन के बढ़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अब तक के सभी प्रयास कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड में लॉकडाउन और अब कोरोना कर्फ्यू। बावजूद संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। 24 अप्रैल को भी 13,000 से ज्यादा केस मिले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या स्थिर हो रही है। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 23% हो गया है। उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर देते हुए बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इसे सम्मिलित किया जा रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति के प्रयास लगातार जारी हैं। उन्होंने मरीजों के परिजनों से अपील की है कि वो अस्पताल ना जाएं, संक्रमण फैलने से रोकने में सहयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई में सेनापति, डॉक्टर्स, नर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ हैं। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करिए और उनका सम्मान बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में 1,000 रुपए भी ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज तमाम बातें अपने संबोधन के दौरान कही और साथ ही आपको हम मिलवाएंगे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भी, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल हैं वो पूछने की कोशिश हम करेंगे कि इस वक्त स्थिति कैसी है, ऑक्सीजन को लेकर जो खबरें हैं उसको लेकर क्या तैयारी फिलहाल सरकार की है। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आगे क्या स्थिति रह सकती है। और विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारंग जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रेट पर। और सबसे पहले वर्तमान स्थिति क्या है सर मध्य प्रदेश में? अभी हम कहां खड़े हैं? आज मुख्यमंत्री का संबोधन भी हुआ, उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह कि स्थिरता आ रही है। लगभग 13,000 के आसपास केस सामने आ रहे हैं, 11,000 ठीक भी हो रहे हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में पीक आ चुका है या भी आपको लगता है और केसेस आएंगे, और उसके लिए हम कितने तैयार हैं? लगता है अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे विश्वास सारंग जी के पास। विश्वास सारंग जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मुख्यमंत्री का संबोधन भी हुआ, कई अहम बातें इसमें उन्होंने कही। लेकिन इस दौरान छतरपुर जिला अस्पताल में आज खबर आई कि वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद रहने से 4 मरीजों की जान गई है। इसके अलावा ग्वालियर से भी इसी तरह की खबर सामने आई थी। और भोपाल के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए अभी वो कम है और यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी फिलहाल जो ऑक्सीजन है उसको, तभी व्यवस्थाएं बेहतर हो पाएंगी। 100 टन से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और लगभग 80 टन के आसपास की आपूर्ति हो रही है। और तमाम डिटेल्स इस पर हम लेंगे जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे तमाम सवाल पूछेंगे। और अगर अभी हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसमें 4 बड़े शहर जो हैं, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, यहाँ सबसे ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। हम सब मिलकर कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। राहत की बात यह है कि अब लगातार
पॉजिटिविटी रेट कम होता चला जा रहा है। 22 अप्रैल को पॉजिटिविटी रेट जहाँ 24.29% था, ये घटते घटते आज 25 अप्रैल को 23.01% हो गया। एक और राहत की बात है कि अब जहाँ संक्रमित होने वाले भाई और बहनों की संख्या लगभग स्थिर है, 13,000 के आसपास बनी हुई है, वहीं स्वस्थ होकर घर जाने वाले भाई और बहनों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। 19 अप्रैल को ये संख्या 6,836 थी, 25 अप्रैल को बढ़ के 11,324 हो गई। लगातार स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट हमारा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई बाकी है। कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल के नहीं जीती जा सकती। कोरोना से लड़ाई हम घर पर रहकर ही जीत सकते हैं। हम घर पर रहे, इसलिए संक्रमण की दर अब घटती और है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये सहयोग लगातार आवश्यक है। धैर्य और संयम से हमको इस लड़ाई को लड़ते रहना है। मेरी प्रार्थना है कि हमारे गांव में अगर किसी मोहल्ले में कुछ घरों में संक्रमण है तो एक माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दीजिए। उस इलाके को अलग करके वहाँ रहने वाले भाई बहनों की आवश्यकता हम घरों में पूरी कर देंगे, लेकिन वो वहाँ से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमण को फैलने से हम रोक सकें। अगर हमारे शहर में किसी कॉलोनी में किसी मोहल्ले में संक्रमित भाइयों और बहनों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के, मतलब उतने इलाके को कंटेन करके हम संक्रमण को बाहर फैलने से रोक दें। कि बड़ी संख्या में पॉजिटिव पेशेंट के साथ परिजन अस्पताल आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसके कारण एक और आप स्वयं संक्रमित हो जाते हैं तो आप खुद का भी नुकसान करते हैं, और आप संक्रमित हो गए तो फिर आपके परिजन की देखभाल कौन करेगा। एक बार फिर से विश्वास सारंग के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़ गए। विश्वास सारंग जी, स्वागत है आपका। और सवाल यह है कि सबसे पहले तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री से जनता यही जानना चाहती है कि अभी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है सर। क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो गई है? बेड की संख्या कितनी हो गई है? एक्टिव मरीज जो 87,000 के आसपास हैं अभी, उनका इलाज कितना अस्पताल में चल रहा है, कितना होम आइसोलेशन में? सर सबसे पहले पूरी जानकारी इस वक्त कोरोना की स्थिति मध्य प्रदेश को लेकर। देखिए, संक्रमण का दौर बहुत तेजी से फैला है, और ये केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरी दुनिया का हाल है। और लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार संक्रमण के कारण संकट गहराया है, पर हम पूरी मुस्तैदी के साथ मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। हमने दोनों स्तर पर काम किया है, जहां एक और हमने कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू जैसे प्रकल्प शुरू किए, प्रयोग शुरू किए, तो उसके साथ साथ ही जन जागरण करना, सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम भीड़ इकट्ठी हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, इसके प्रयास करना, ये सब तो हमने किया ही किया, पर उसके साथ साथ मरीजों को उचित इलाज मिल सके इसकी भी व्यवस्था की है। हमने लगातार बिस्तरों की संख्या में इजाफा किया है। जहाँ तक आपने ऑक्सीजन की बात बोली, ऑक्सीजन निश्चित रूप से हम सब के लिए चुनौती है, और केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने अभी तक आपूर्ति और खपत जो हमारी दोनों हैं उसको हमने मैच करके रखा है। हमारे ऑक्सीजन की खपत और उसकी आपूर्ति के हमने अनुपात को अभी तक बैलेंस करके रखा हुआ है। जैसे कल लगभग 450 मैट्रिक टन हमारे यहाँ ऑक्सीजन आई है, तो लगभग उतना ही हमारी खपत है, बल्कि 10-20 टन कम ही खपत होगी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो सके, उसका युक्तिकरण हो सके, वो प्रॉपरली हर अस्पताल में पहुंच सके, पूरे प्रदेश के प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल और गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पताल में पहुंच सके, इसकी व्यवस्था तो की ही है। पर फिर मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, और हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए है, क्योंकि इस महामारी में, संक्रमण के दौर में, कोरोना में ऑक्सीजन एक बड़ी दवाई है।
और ऑक्सीजन का कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। LMO जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, उसकी निर्माण की एक लिमिटेशन है पूरे देश में, पर उसके बाद भी मध्य प्रदेश में हम युक्तिकरण कर कोशिश कर रहे हैं और अभी तक हम सफल हैं कि हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू करें। सर लेकिन आप भोपाल की जिम्मेदारी संभालते हैं और भोपाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 100 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, सप्लाई केवल 80 टन की हो पा रही है। इसके अलावा आज कुछ जगह से खबरें सामने आई जो अखबारों में भी छपी हैं, छतरपुर में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई, ग्वालियर से भी पिछले दिनों सामने आई थी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मरीजों की मौत हो गई। तो हम भोपाल में ही अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये सही है क्या कि वहाँ पर अभी 80 टन ऑक्सीजन पहुँचा पा रहे हैं, 100 टन तक की ज़रूरत है? मुझे नहीं मालूम है कि आपके पास आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर जैसा मैंने कहा कि पूरे प्रदेश में हमने ऑक्सीजन की अनुपात और खपत का माप को अभी तक बराबर रखने में सफलता अर्जित की है। भोपाल में भी यही स्थिति है। भोपाल में या छतरपुर में या ग्वालियर में या जबलपुर में या शहडोल में कहीं भी जो खबरें आई हैं कि ऑक्सीजन के कारण किसी की मृत्यु हुई है, वो सर्वथा गलत है। मेरे को ये जरूर लगता है किसी की भी मृत्यु निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर वो ऑक्सीजन के कारण हुई, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है और हम पूरी तन्मयता के साथ लगे। जैसा मैंने कहा, ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है। विश्वास सारंग जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अगर सारी चीज़ें हो रही हैं बेहतर, पोर्टल भी मैं खोलकर देख रहा था, उसमें भी अभी ऐसा कहीं नहीं है कि बेड फुल आ रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड स्थिति हम देखते हैं, लोगों को सोशल मीडिया पर मदद मांगनी पड़ रही है आजकल, तो ये चीज़ें सरकार के द्वारा ठीक तरीके से क्यों नहीं बताई जा रही हैं? अस्पतालों के बाहर हमने देखा है कि कई बार बोर्ड लगा दिए जाते हैं बेड फुल हैं, पोर्टल पर कुछ और जानकारी दिखती है, असल में कुछ और जानकारी दिखती है और अंत में लोगों को सोशल मीडिया पर मदद मांगनी पड़ रही है, कहीं से रेमडेसिविर इंजेक्शन का इंतजाम हो जाए, बेड का इंतजाम हो जाए, ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाए। ये स्थिति क्यों है? नहीं, मुझे लगता है यदि आप सोशल मीडिया को ऑथेंटिक मानेंगे तो शायद ये कुछ ज़्यादा न्याय करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि सब स्थितियाँ अच्छी हैं, मैंने कहा हर स्थिति चुनौतीपूर्ण है, पर आज भी हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हम बिस्तर उपलब्ध करा रहे हैं, पर बहुत बार दिक्कत होती है कि किसी पर्टिकुलर पेशेंट को पर्टिकुलर चॉइस के हॉस्पिटल में ही बेड की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है वो हॉस्पिटल भर गया हो, उसके बगल वाला खाली हो। बहुत बार ऐसी होती है कि एकदम से किसी व्यक्ति को ICU बेड की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कमी आती है और उसको भी हम घंटे 2 घंटे में, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे में कहीं ना कहीं मैनेज करके उसको उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्थिति पूरे देश में है, ये केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, पर हम उसकी और सुचारू व्यवस्था कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से देखिए, जब तक ये चैन बढ़ती जाएगी, ये संक्रमण बढ़ता जाएगा, तो हर व्यवस्था छोटी होगी। ये महामारी है, महामारी में हर व्यवस्था छोटी हो जाती है। इसीलिए तो हम अनुरोध कर रहे हैं कि ताकत के साथ हम इस काम में लगें कि संक्रमण की चेन को हम ब्रेक करें। जब तक संक्रमण की चेन ब्रेक नहीं होगी, हर व्यवस्था दुनिया में कहीं भी किसी भी देश की बात करें, वहाँ की व्यवस्थाएं छोटी पड़ेंगी। हम ताकत के साथ लगे हैं कि लोगों का उचित इलाज हो सके, लोगों को उचित इलाज मिल सके, हर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों। पर महामारी के इस दौर में मुझे लगता है हम ये कह देंगे कि सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता है रोज ये खबर चल जाती है कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई, उस अस्पताल में नहीं सर, मदद जो मांगी जा रही थी, सवाल उसका था, लोग मदद मांग कल मुझे ऐसा लगता है, आप जैसे न्यूज चैनल सोशल मीडिया को लेकर यदि बात बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता आप नहीं तो बहुत सर, मदद अगर लोग सोशल मीडिया पर मांगेंगे तो सवाल उसको लेकर था। ठीक है, हम खबरों पर नहीं जा रहे हैं, खबरें ऑथेंटिक नहीं होती है, मैं नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पर खबरें ऑथेंटिक होती हैं। मेरा सवाल सिर्फ मदद को लेकर था। अब कल ये जो चलन है, कल किसी ने भोपाल में 1000 बिस्तर का आर्मी ने अस्पताल बना दिया, ये चल गया, और आर्मी के EME सेंटर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी निभाने का दौर है, ये महामारी है और महामारी में हर व्यक्ति को अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी का जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेरा सवाल दूसरा था सर, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा था कि सोशल मीडिया पर खबरें जिस तरह की चल रही हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, मैं भी नहीं कहता, हम तो लगातार अपील करते हैं उन पर ना जाएं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बिल्कुल ना जाएं। सवाल ये था कि लोगों को मदद मांगनी पड़ रही है सोशल मीडिया के जरिए कि कहीं से प्लाज्मा मिल जाए। आपको निवेदन कर रहा हूँ,
मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे यहाँ हमने हर जिले में आप कमांड एंड स्पेसिफाई, कंट्रोल क्योंकि आप सेंटर मंत्री भी बनाए हैं, जिम्मेदारी है, आप नंबर बता दीजिए कि इस नंबर पर आप कॉल करिए तो ज्यादा बेहतर मदद मिल पाएगी। मैं वही बात कर रहा हूं। हमारे हर जिले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और हमारा टोल फ्री नंबर है 1075। आप जिस शहर में रहते हैं वहां का कोड लगाइए और उसके बाद 1075 नंबर लगाइए। ये टोल फ्री नंबर है, वहां से आपको बेड की जानकारी मिलेगी। आपको और भी यदि कोरोना से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो वो मिलेगी। उसके साथ ही जब जो हमारे होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनको भी हम दिन में 2 बार मेडिकल बैकअप देने के लिए हमारे डॉक्टर से वीडियो कॉल करवाते हैं और उनको यदि कोई चिकित्सीय बैकअप की जरूरत हो तो वहां से उपलब्ध कराते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, फिर कहूंगा, महामारी है, निश्चित रूप से हम सब ही संकट में हैं। संक्रमण का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यदि अपने को, अपने परिवार को बचाना है तो निश्चित रूप से यदि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं तो हमें कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम ये बढ़ती हुई चैन को तोड़ें। इसके बगैर हर व्यवस्था हमें छोटी ही लगेगी। ठीक, इसके अलावा सर अब 2 चीज़ें और सरकार कर रही है। एक तो योग का कार्यक्रम पूरा चलाया जा रहा है, इसको आप घर घर तक ले जाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? दूसरा, जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, सरकार काढ़ा भी बांट रही है, उसके लिए अब आगे क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कि घर घर काढ़ा भी पहुंच जाए, जो सरकार ने पिछले साल भी किया था? देखिए, 2 बातें हैं। ये हर स्टडी कहती है कि योग, ध्यान और अध्यात्म ये ऐसे प्रकल्प हैं जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होता ही, मानसिक सुदृढ़ता भी उसमें आती है। और कोरोना के इस दौर में हम देख रहे हैं पेशेंट जहां शारीरिक रूप से टूटता है तो उससे ज़्यादा उसको मानसिक प्रताड़ना होती है। इसलिए हमने योग से निरोग कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें हर जो भी हमारा होम आइसोलेशन में पेशेंट है या हमारे कोविड केयर सेंटर में पेशेंट है उसको प्रशिक्षित टीचर्स द्वारा, योग के जो टीचर्स हैं उसके द्वारा उनको योग सिखाया जाएगा, ध्यान सिखाया जाएगा, अध्यात्म से वो जुड़ें, नेगेटिविटी ख़त्म हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। और काढ़ा, ये भी स्टडी कहती है कि काढ़ा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जो पहली दौर में हमने काढ़ा निःशुल्क सरकार की ओर से बांटा था वो भी अब घर घर में बटेगा। इसके अलावा जो कोविड सेंटर्स हैं वो भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। 30 अप्रैल तक ये लक्ष्य था कि 50,000 बेड हो जाएंगे, अभी कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम सर? देखिए, हर शहर में हमने कोविड केयर सेंटर बनाए हैं और उसमें भी हमने केवल वो बिस्तरों तक सीमित नहीं किया है, बल्कि हमने उसको कहीं ना कहीं चिकित्सीय बैकअप से जोड़ा है। हर एक कोविड केयर सेंटर के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि एक नर्सिंग होम जुड़ सके। और ये केवल शहरों तक नहीं है बल्कि गांव तक भी हम इसको लेके जा रहे हैं। हम कंटेनमेंट एरिया बना रहे हैं, हम आइसोलेशन के काम के वार्ड बना रहे हैं। आज हमने भोपाल में रेलवे के कोचेज़ में रेलवे का कोच को आइसोलेशन वार्ड के रूप में यहाँ पर डेवलप किया। 300 बिस्तर हमने शुरू कर दिए हैं। भोपाल में अलग अलग स्तर पर हम कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में हम बड़े बड़े कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। और उसके साथ ही हम जो हमारी बिस्तरों की संख्या है उसमें भी इजाफा कर रहे हैं, चाहे वो ICU बेड हो या HDU बेड हो और O2 जो ऑक्सीजन के सपोर्ट के बिस्तर हो या ऑर्डिनरी बिस्तर हो, उसमें भी इजाफा कर रहे हैं। एक सवाल सर वैक्सीनेशन को लेकर भी था। अब तो ये मानना है कि वैक्सीन से ही ये पूरी चेन टूट पाएगी और हम कोरोना से जीत पाएंगे, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं या अन्य राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो ये कह रहे हैं कि 7 करोड़ तो प्रोडक्शन है अभी और 15 करोड़ लगभग वैक्सीनेशन हुआ है, तो हमें दूसरा डोज भी देना है और लगभग 2 महीने की खपत तो वहीं पर हो जाएगी जो हम डोज का उत्पादन करेंगे। ऐसे में 1 मई से जो कार्यक्रम शुरू करना है और राज्यों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, तो ये कहना है कि 20-25 हज़ार तक ही डोज मिल पाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की क्या कैलकुलेशन है? अपने स्तर पर आप एक दिन में क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? देखिए, इस महामारी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि विपक्ष को जिस जिम्मेदारी के साथ समाज को खड़ा करने के लिए आगे आना था उसके विपरीत उनने काम किया। पहले कोरोना को लेकर जिस प्रकार के बयानबाजी राहुल गांधी और बाकी लोगों ने की, लॉकडाउन को लेकर मजाक उड़ाया, आप पूरे इस कोरोना काल में देखिए एक भी विपक्ष के नेता ने कोई सलाह नहीं दी, कोई सकारात्मक बात नहीं की। हर चीज़ में टंगड़ी अड़ाना और बुराई करना,
लॉकडाउन का विरोध किया, अब कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं लगाया। वैक्सीन का विरोध किया, अब कह रहे हैं वैक्सीन कम पड़ रही है। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो वैक्सीन का मजाक उड़ाते थे। आप पहले दौर या दूसरे चरण की बात करेंगे तो लोग डर के मारे वैक्सीन लगाने नहीं आए, क्योंकि वही जैसा आपने बोला कि सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति डाल देगा, कोई भी कांग्रेस के नेता गलत ट्वीट कर देंगे, भोली भाली जनता उस पर कंफ्यूज हो जाती है। अब आज बात कर रहे हो आपकी वैक्सीन के डोज कितने होंगे, कैसे होंगे। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो सरकार जिसने देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन बनाई है। और ये वही मोदी जी की सरकार है जिसने इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में वैक्सीन लगाने के प्रोग्राम को इतने साइंटिफिकली ढंग से डिज़ाइन किया है। इसलिए वो फिक्र नहीं करें। जिस प्रकार के से 3 चरणों में सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन हुआ है, चौथे चरण में भी बहुत अच्छे से हम वैक्सीनेशन करेंगे। मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है और सफलता से हम ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को निष्पादित करेंगे। क्योंकि सर ये भी खबर आ रही थी कि अब क्योंकि ये राज्यों के ऊपर होगा या प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर होगा, हालांकि अभी स्पुतनिक 5 को ही हमारे देश में परमिशन मिली है, लेकिन मॉडर्ना, फाइजर इन सब को परमिशन की बात सामने आ रही थी। तो क्या राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में सोच रही है कि दूसरे जो हमारे उत्पादक हैं या विदेशों से जो वैक्सीन है उनसे किसी तरह का टाई अप किया जाए, ताकि 18 साल से ऊपर का जब वैक्सीनेशन शुरू हो तो वैक्सीन की कमी ना आए या 2 कंपनियों के ऊपर ही ज़्यादा लोड ना आए? देखिए, केंद्र की सरकार बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से इस पूरे जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इसमें हमें गाइड कर रही है। जो भी केंद्र सरकार के निर्देश होंगे, उनकी सलाह होगी, उस पर हम काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात कही गई मुख्यमंत्री की तरफ से, तो क्या ये लोगों के स्तर पर ही होगा कि वो खुद छोटे छोटे इलाकों को अपना कंटेनमेंट करें, वहां पर पाबंदियां करें, या अब सरकारी स्तर पर भी? क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कारगर था सर, शुरू में हमने इसे अपनाया, हमने रेड ऑरेंज जोन बनाए थे। क्या लगता है कि पूरे जिले को लॉकडाउन करने से बेहतर हम छोटी छोटी जगहों को लॉकडाउन करें? देखिए, हम पहले ही कहते आए हैं कि हम टोटल लॉकडाउन के खिलाफ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जान है और जहान भी है। हमें अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है, रोज जो खाते हैं कमाते हैं उनका भी ध्यान रखना है। इसलिए हम टोटल लॉकडाउन नहीं कर रहे। हमने कोरोना कर्फ्यू इसीलिए लगाया, जनता की मांग पर, जनता ने कहा वहाँ हमने लगाया। अब माइक्रो कंटेनमेंट के पीछे का भी उद्देश्य यही है कि जहाँ पर हॉटस्पॉट है, जहाँ ज़्यादा संक्रमण फैला है, हम उसी एरिया को बंद करें। बाकी जगह जहाँ व्यवस्था ठीक है उनको ज़बरदस्ती परेशान ना करें। इसलिए छोटे छोटे कंटेनमेंट एरिया बना के इस चैन को तोड़ना, ये हमारा लक्ष्य है और जनता कर्फ्यू भी इसीलिए लगाया गया है। ठीक है, शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा ऑक्सीजन बेड की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जल्द ही स्थितियां बेहतर होंगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी तरफ से लगातार कोशिशें कर रही है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।